हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने मेरे पिछले 9 वीडियोज़ हैं जो जजेस सीरीज़ थी, जज की जो सीरीज़ है उसमें हम सेलेक्शन जानते हैं, प्रमोशन जानते हैं और जॉब प्रोफाइल जानते हैं, तो उसके 9 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। वो 9 वीडियो सिविल जजेस के बारे में हैं, एडीजे के बारे में है, डीजे के बारे में है। और यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको लॉ एब्रीविएशंस, सेक्शंस, आर्टिकल्स, लीडिंग केसेस एवं लॉ एब्रीविएशंस के बारे में पता चलेगा और जो बायोग्राफीज़ हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया। सेकेंड पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट रहेगा पक्ष या सुविधाएं, सरकार इन्हें क्या क्या पक्ष या सुविधाएं देते हैं हाईकोर्ट के जजेस को। जो पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सिविल जजेस और एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो रिक्रूटमेंट होती है वो जनरल नोटिफिकेशन से होती है। आप एग्जाम आपको देना पड़ता है, फिर आपको मेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, फिर आप सिविल जज बन जाते हैं। वैसा ही एडीजी के अंदर होता है, आपको 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एज एडवोकेट। उसके बाद में आप एग्ज़ाम दीजिए और इंटरव्यू दे के आप एडीजे बन सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है या नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम एक बॉडी है जो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए उम्मीदवारों के नाम सरकार को रिकमेंड करती है। दोस्तों, कॉलेजियम इज़ अ बॉडी जिसके अंदर 3-4 मेंबर रहते हैं और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। और वो क्या करते हैं, एक पैनल बनाते हैं, उसमें एडवोकेट्स के नाम लिखते हैं और वो लिस्ट सरकार को रिकमेंड करते हैं कि सर आपको जो भी नाम उचित लगे उनमें से आप एडवोकेट उनको वो बना सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हैं। आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजेआई एवं सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। जी दोस्तों, जो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट वाला जो कॉलेजियम है उसके अंदर एक तो सीजीआई रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी? शरद अरविंद बोबडे साहब, सीजीआई इंडिया के हैं ऐसे बोबडे। और इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई। उससे पहले कौन थे? दीपक मिश्रा जी। तो ये सीजीआई हैं अभी ऐसे बोबडे साहब। और 4 सीनियर मोस्ट जजेस कौन कौन है? एन वी रमन्ना साहब हो गए, फिर ए के मिश्रा साहब हो गए, फिर रॉयंटन फाली नरीमन, सन ऑफ वन ऑफ द एमिनेंट जूरिस्ट ऑफ इंडिया, जो फाली सैम नरीमन साहब थे उनके लड़के हैं ये। उनकी बायोग्राफी है, उसकी मैं समरी आपको लेके आऊँगा इसी चैनल पे। और एक और रहेगा ना, आर भानुमति जी हैं, वो भी जज हैं, सीनियर मोस्ट है शायद तक 4 जजेस के अंदर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो हाई कोर्ट है उसका अपना कॉलेजियम होता है। सभी हाई कोर्ट का अपना कॉलेजियम होता है। उसमें उस हाई कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस एवं 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, एक सीजीआई होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस। वैसा ही हाई कोर्ट का अपना अलग कॉलेजियम होता है। हाई कोर्ट यानी राजस्थान में जो राजस्थान हाई कोर्ट है, जहाँ बेंच उसकी जोधपुर में है, तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो भी सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं और जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो उस कॉलेजियम में होंगे। वैसे ही हर स्टेट का जो अलग हाई कोर्ट है उसके सीजे एवं 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसके अंदर होंगे। आगे देखेंगे, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं 2 सीनियर मोस्ट जजेस योग्य उम्मीदवारों के नाम उस राज्य के गवर्नर को भेजते हैं। जैसे जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, और 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं, पैनल, उस पैनल में नाम लिखते हैं जो भी एलिजिबल उम्मीदवार हैं, एलिजिबल एडवोकेट्स हैं उनके, और वो लिस्ट भेजते हैं स्टेट के गवर्नर को। एवं गवर्नर वह नाम यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद में वो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजते हैं। जिसमें जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री होती है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एवं 2 सीनियर मोस्ट जज उन नामों में से जितनी वैकेंसी है उतने नाम फाइनल करके भारत सरकार को भेजते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 जने हैं, एक सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन जब हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, उस टाइम जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस गवर्नर को पैनल भेजते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। फिर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जब वो पैनल भेजती आगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को, कौन से कॉलेजियम को भेजेगी? जिसके अंदर सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस। फिर वो क्या करते हैं,
उन नामों में से जितनी वैकेंसी है उतने नाम फाइनल करके भारत सरकार को एवं फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं जी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो क्या करते हैं, उनमें से नाम फाइनल कर देते हैं कि ये नाम है, और उनकी लिस्ट किसको भेजते हैं, भारत सरकार को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है यानी भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति हैं वो प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की। जैसा कि आपके क्वेश्चन आ सकता है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो आप लिखेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर आगे देखेंगे हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार होती है। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217 जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट के जजेस की, वो 217 के अकॉर्डिंग होती है, अनुच्छेद 217 के अकॉर्डिंग। फिर आगे जानेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार हाईकोर्ट में जज बनने के लिए उम्मीदवार पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर एवं या तो वो अधिवक्ता के तौर पर हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस की हो, या कम से कम 10 वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र में एक न्यायिक अधिकारी के तौर पर क्या काम किया हो। या तो उसकी प्रैक्टिस, जो भी हाई कोर्ट में जज बनना चाहता है, या तो उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 10 साल के लिए एज ए जुडिशियल ऑफिसर, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एडीजी हो सकते हैं, सीजे हो सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स काम किया हो एज अ जुडिशियल ऑफिसर या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर सेकंड पॉइंट में हम सैलरी जानेंगे या तनख्वाह जानेंगे। भारत में सभी हाई कोर्ट जजेस की सैलरी बराबर होती है, यानी भारत के अंदर जितनी भी हाई कोर्ट्स है उसमें जितने भी जजेस हैं उनकी सैलरी सेम रहेगी। भारत में हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह द हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1954 के अनुसार मिलती है। सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करके जजेस की सैलरी बढ़ाती है। जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी, और ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो 7 CPC के अकॉर्डिंग मिलती है। जजेस की सैलरी अप टू डिस्ट्रिक्ट जज तक के जितने भी जजेस होते हैं उनकी सैलरी NJPC नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलती है। सेकंड NJPC लगा हुआ नहीं है, फर्स्ट NJPC के अकॉर्डिंग उनको भी सैलरी मिल रही है। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको उस एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। हाई कोर्ट वालों को हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट के तहत मिलती है। ये अलग से एक्ट बनाया हुआ है, अधिनियम बनाया हुआ है, जिसको पार्लियामेंट में पास किया गया था। उसमें हम आगे जानते हैं, हाई कोर्ट जजेस जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस CJ बनते हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है जी दोस्तों। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जब वो प्रमोट होकर चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बढ़ जाती है। अब सैलरी जानेंगे हाई कोर्ट के जजेस की। मूल वेतन बेसिक पे रहेगा 2,25,000 रुपये, 2,25,000। फिर महंगाई भत्ता या DNS अलाउंस रहेगा 38,250 रुपये, जो कि 17% अभी रेट है। DA आपको नहीं पता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वीडियो मैंने लिंक दे रखा है। फिर कन्वेनेंस अलाउंस वाहन भत्ता मिलता है 200 लीटर ऑफ फ्यूल, या फिर जितना आपका लगा हुआ है। यदि आप अपने घर से या बंगले से कोर्ट को जाते हैं और महीने का 200 लगता है तो 200 मिलेगा, 190 लगता है तो 190 मिलेगा, और 300 लगता है तो 200 ही मिलेगा। लिमिट 200 लीटर्स तक है। फिर HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 54,000 रुपीज़, वेयर जज हिमसेल्फ डजंट अवेल गवर्नमेंट बंगलो, यानी जज यदि गवर्नमेंट बंगला नहीं लेना चाहता, उस शहर में उसका मकान है, तो वो HRA क्लेम कर सकता है, और HRA 54,000 रुपये क्लेम कर सकता है। फिर समट्यूरी अलाउंस होती है, वो मिलता है 27,000 रुपये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाय एंटरटेनमेंट अलाउंस इन मैनी एरियाज एंड मैनी डिपार्टमेंट्स। फिर जो ग्रॉस सैलरी बनती है एक हाई कोर्ट की जज की, वो अराउंड बनती है 3,45,000, 3,45,000 रुपये। कैन बी वेरी फ्रॉम इफ HRA इज़ नॉट क्लेम्ड, यानी HRA नहीं लिया जाता है, बंगला लिया जाता है, तो फिर ये सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है। फिर जानेंगे डिडक्शंस। एक हाई कोर्ट के जजेस की डिडक्शंस या कटौतियाँ होती है 60,000 रुपये की, 60,000 की। और जो PF कटता है वो कटता है 18,500 रुपीज़, 18,500 PF प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर LIC या जो भी सेविंग स्कीम है उसमें वो अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। और फिर इनकम टैक्स IT डायरेक्ट टैक्स हैं, वो 40,000 रुपीज़ डिडक्ट होता है। उसके बाद एक नेट सैलरी बनती है एक हाई कोर्ट के जज की, वो बनती है अराउंड 2,85,000, 2,85,000 रुपये। फिर थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स या फैसिलिटीज़ टू हाई कोर्ट जजेस। पहला पॉइंट रहेगा गवर्नमेंट बंगलो, सरकारी बंगला मिलता है, लेना चाहते हैं तो, नहीं तो खुद के मकान में रह सकते हैं। और HRA हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। फिर सेकंड रहेगा गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ी मिलती है आपको अपने जगह से
जहाँ भी आपका रेसिडेंस है वहाँ से कोर्ट जाने के लिए। फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। फिर स्पेशल सिक्योरिटी विद गनमैन, स्टेट पुलिस के कांस्टेबल्स होते हैं, गनमैन होते हैं वो, और स्पेशल सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर या उसके अबव लेवल के जो ऑफिसर होता है वो इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेता है या फिर हैंडल करता है। फिर होता है पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। व्हेन यू विल रीड द हाई कोर्ट एक्ट, और जो एक्ट बना हुआ है इनकी सैलरीज के लिए, उसके अंदर अलग से मेंशन दे रखा है पेंशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। पेंशन का आप बोलोगे तो नया वीडियोस ले आऊँगा मैं, हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन के बारे में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, एग्जेम्पशन इन इनकम टैक्स फॉर सम अलाउंसेज। व्हेन यू विल रीड द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसके अंदर से अलग प्रोविज़न बना रखा है कि जो हाई कोर्ट की जैसे, सुप्रीम कोर्ट की जैसे या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके कुछ जो अलाउंसेस हैं वो अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, और जो अलाउंसेस हैं उनमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। फिर है ट्रैवलिंग अलाउंस या लीव अलाउंसेस, ये भी इनको फैसिलिटीज़ दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।